हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय चैनल। देखो, इससे पहले जो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे जो क्लास चल रही थी उसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जैव विविधता से संबंधित मूलभूत अवधारणाएं, जैव विविधता के प्रकार, इन सब चीज़ों पे चर्चा की थी विस्तार से। ठीक है। और इससे पहले वाले टॉपिक में हमें क्लियर हो गया था कि किसी भी जीव के लिए जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। बिकॉज पिछली क्लास जिसने भी देखी होगी उससे हमें क्लियर हो गया था कि पृथ्वी पर जीव जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर है, और विदाउट किसी की डिपेंडेंसी के कोई भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं बनाए रख सकता। तो इस कारण जैव विविधता की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी देश में। और देश की बात की जाए तो यहाँ पर वर्ल्ड की भी बात आएगी। जैव विविधता सभी जीवों को आपस में जोड़ती है। क्लियर है? चाहे वो डायरेक्ट वे में हो चाहे इनडायरेक्ट वे में हो। ओके। देखो, अब जो हम स्टार्ट करेंगे आज, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, जो भी हमारी आगे की जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे हम आज की क्लास में। देखो, यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखना है हमें। जैसे कि जैव विविधता की प्रवणता, जैव विविधता की प्रवणता, ग्रेडियंट या प्रवणता से कहने से तात्पर्य है कि जैव विविधता देखो, हम सभी को पता है जैव विविधता सभी क्षेत्रों में समान तो नहीं है, क्षेत्रों में समान नहीं होती। जो जीवों में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो सभी स्थानों पर समान नहीं होती। जैसे कि रेगिस्तान में रहने वाले जीवों की संख्या कम होती है। इसी प्रकार समुद्र में ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है। इसी प्रकार थल में रहने वाले जीवों समुद्र में रहने वाले जीवों से अलग होते हैं। सबका एक अलग नेचर होता है। और उनकी यहाँ पर देखो, जो सबसे मेन बात करनी है इनकी संख्या पर डाइवर्सिटी। तो कहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, कहाँ पर जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है। क्लियर है? देखो, जैसे कि सभी क्षेत्रों पर जैव विविधता समान नहीं है, इसी प्रकार अगर हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तथा पर्वतों के शीर्ष से आधार की ओर आते हैं तो जैव विविधता में हमें अंतर दिखाई देता है। और यही अंतर जैव विविधता की प्रवणता कहा जाता है। बिकॉज हमें सबको मालूम है कि जो गर्मी का जो मौसम होता है उसमें जीवों की संख्या में इजाफा होता है। इसकी तुलना में अगर हम सर्दी का मौसम देखें, तो जीवों की संख्या में कमी देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमें यहाँ पर अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। सिंपल कहने से अर्थ है, सिंपल शब्दों में हम इसको समझ लेंगे कि जो ठंडे एरिया होंगे वहाँ पर जीवों की संख्या में कमी देखी जाती है। और जहाँ पर गर्मी होगी, ठीक है, गर्मी वाले क्षेत्रों में जीवों की संख्या अधिक रहेगी। यहाँ पे जो हमें समझना है ओनली सर्दी और गर्मी। जो ठंडे एरिया रहेंगे, जैसे कि आपका ध्रुव ले लो आप, ऐसे ही अगर हम 0 अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक जाते हैं तो जो जैव विविधता 0 डिग्री अक्षांश पे रहेगी वो सर्वाधिक रहेगी। इसकी तुलना में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे उस जैव विविधता में अंतर आता दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर हम पहाड़ों के शीर्ष से नीचे की ओर आते हैं तो जैव विविधता में अधिकता दिखी जाती है, क्योंकि हमें मालूम है जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं टेम्परेचर में गिरावट आती है।
टेम्परेचर में गिरावट आती है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। और हमें यहाँ पे पता है कि जहाँ पर भी मौसम गर्म रहेगा वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा रहेगी, और जो ठंडे क्षेत्र रहेंगे वहाँ पे जीवों में जो विविधताएं पाई जाती है वो काफ़ी कम रहेगी, माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर गर्मी प्लस वर्षा को ऐड कर दिया जाए तो ऐसा क्षेत्र बनेगा जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी। अगर हम गर्मी के साथ वर्षा को ऐड कर दे तो ऐसे क्षेत्र का निर्माण होता है जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। अब ऐसा कौन सा क्षेत्र है, देखो हम सभी को मालूम है, जिसने अगर ज्योग्राफी से किसी को थोड़ा सा भी लगा होगा तो ये मालूम होगा कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सर्वाधिक वर्षा होती है, के मध्य सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसी कारण जो विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी, जहाँ पर सर्वाधिक गर्मी और जहाँ पर वर्षा का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये हमें क्लियर हो गया। और ये क्षेत्र किस में आता है, ये आता है क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इस अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया। और ट्रॉपिकल एरिया में सर्वाधिक वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा हो रही है और गर्मी का भी यहाँ पर इम्पैक्ट रहता है। इस कारण हम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम देश में कि भाई किस देश में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। तो ब्राज़ील आपका विश्व का ऐसा देश है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का देश है ब्राज़ील, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, अगर हम देशों में देखें कि विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है तो यहाँ पर जो आपका साउथ अमेरिका का ब्राज़ील देश है यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो केरल में स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बिकॉज जो केरल की जो शांत घाटी है ये आपका कहीं ना कहीं सदाबहार वनों से घिरा हुआ एक फॉरेस्ट है और यहाँ पर वर्षा का प्रभाव भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है, पश्चिमी घाट में स्थित है। तो जिस कारण गर्मी प्लस वर्षा ये जीवों के लिए एक अनुकूल दशा होती है, गर्मी प्लस वर्षा, जिससे वह अपनी ग्रोथ करते हैं और एक डाइवर्सिटी भी बढ़ती है इससे, और तरह तरह के जीव ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो देश है ब्राज़ील, और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो देश है वो है केरल में स्थित शांत घाटी। तो क्लियर है, यहाँ पर जैव विविधता की प्रवणता क्लियर है हमें। आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब जैव विविधता का महत्व क्यों है, जैव विविधता का महत्व क्यों है हमारे लिए। जैव विविधता का महत्व वैसे तो हमने इससे पहले वाली क्लास में देख लिया था कि पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है, और जब जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है तो जैव विविधता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं जैव विविधता का इम्पोर्टेंस में जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, जैसे कि हम कपड़ा, लकड़ी, ईंधन, जलावन के यूज़ में जो यूज़ करते हैं तथा चारा इत्यादि हमें बायोडायवर्सिटी से ही प्राप्त होता है। बिकॉज अगर सपोज करो कोई लकड़ी की प्रजाति समाप्त हो जाती है तो हमें ईंधन प्राप्त हो पाएगा
नहीं। चारों में आने वाली प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो हमें गाय के लिए या अपने पशुओं के लिए चारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर रेशम, कपास, ये सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट में नहीं होती तो हम क्या रेशमी कपड़े पहन पाते? तो नहीं। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा, हमारा जो समस्त शाकाहार है, भोजन है, वो भी जैव विविधता से ही आता है, जीवों से ही आता है। तो इसलिए हमारे लिए जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखेंगे कई पादपों से औषधि बनाई जाती है। विश्व का लगभग 25% दवाइयाँ, विश्व की लगभग 25% दवाइयाँ लगभग 120 पौधों से बनाई जाती है। दिख रहा है आपको कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है डाइवर्सिटी? विश्व की लगभग 25% दवाइयाँ लगभग 120 पौधों से निर्मित की जाती है। और यह हमारा जो देसी औषधि सेक्टर है, जिसको बोला जाता है आयुर्वेद, भारत का जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी पर ही निर्भर है। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि जो आयुर्वेद है, इसमें जो इलाज होता है, इलाज के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती है वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त की जाती है एज अ जड़ी बूटी के रूप में। और यहाँ पर रामायण तो सबने ही देखा होगा। रामायण, हनुमान जी ने तो लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी खिलाकर ही जीवित कर दिया था, ठीक है ना, संजीवनी बूटी। तो लगभग विश्व का 25% जो मेडिसिन निर्माण है वो लगभग 120 पौधों पर निर्भर है। इसके अलावा भारत का जो आयुर्वेद सेक्टर है वो पूरा का पूरा किस पर निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। और यहाँ रामायण में क्या स्टोरी थी ये सब जानते हैं कि हनुमान जी ने कैसे लक्ष्मण जी को हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर जीवित कर दिया था। तो ये भी तो डाइवर्सिटी का ही खेल है। बिकॉज वहाँ पे कुछ ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा होगा हिमालय में जहाँ पे इतनी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी रहती होगी। क्लियर है? चलो ठीक है, औषधि देख ली हमने। इसके अलावा इसका कुछ सांस्कृतिक महत्व भी रहता है। बायोडाइवर्सिटी का सांस्कृतिक महत्व भी है। जैसे कि हिंदू समाज में देखा जाता है कि जो तुलसी होती है, तुलसी, इसके अलावा पीपल ले लो, तुलसी को देवी के रूप में पूजा जाता है, पीपल को देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये भी तो डाइवर्सिटी का ही खेल है ना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है इसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जितनी अधिक जैव विविधता पर्यावरण उतना ही सौंदर्यपूर्ण रहेगा, पर्यावरण उतना ही खूबसूरत। देखो जैसे कि एक मैदानी एरिया, हम पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? बिकॉज पर्वतों पर, बिकॉज वहाँ पे डाइवर्सिटी है, तरह तरह के जीव हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, झरने हैं। तो यहाँ पर जो पर्वतों पे जो मानव को अच्छा लगता है जाना, वो ओनली डाइवर्सिटी के कारण ही, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के कारण ही जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ, पेड़ पौधे, झाड़ झंखाड़, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैदानों की तुलना में जैव विविधता ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो मैदानों की तुलना पे पर्वतों पर हम इसीलिए जाते हैं बिकॉज जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी पर्यावरण उतना ही सुंदर रहेगा। ठीक है? तो ये कुछ महत्व थे जैव विविधता के। आप लोग अपनी तरफ से भी कई सारे महत्व लिख सकते हो। ये अंडरस्टूड है, इसमें वैसे पढ़ाने वाला तो कुछ था नहीं, बट आप लोग अवेयर होंगे इस चीज़ से। जैव विविधता अगर आपका क्लियर है कि जैव विविधता क्या होती है तो आप लोग इसके महत्व आराम से इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज ये आपकी डेली जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है? अब देखो जैव विविधता के ह्रास के कारण भी देखने पड़ेंगे हमें। जैव विविधता को नुकसान कैसे पहुंच रहा है? जैव विविधता के नुकसान के कारण या ह्रास के कारण।
देखो सबसे मेन तो इनका है आवासों का विखंडन, आवासों का विखंडन। हम सभी औद्योगिकरण के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण स्ट्रक्चर के निर्माण के नाम पर जैव विविधता का डे बाय डे जीवों को हानि पहुंचा रहे हैं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचा रहे हैं। तो आवासों का इनके विखंडन हो रहा है, हम जीवों के आवासों को छीन रहे हैं। अब जो उनका हम प्राकृतिक आवास ही छीन लेंगे तो अपनी ग्रोथ कहाँ करेंगे, विलुप्त हो जाएंगे वो तो। क्लियर है। इसके अलावा मानव द्वारा इतना प्रदूषण कर दिया है कि कई सारे जीव अपने प्राकृतिक आवासों को छोड़कर, अपने अनुकूल आवासों को छोड़कर किसी प्रतिकूल स्थान पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई बार देखा जाता है आवासों के विखंडन के कारण मानव और जानवरों, जीवों का आमना सामना भी होता है और इसमें काफ़ी जान मान की हानि भी होती है। क्लियर है। प्रदूषण से सभी परिचित हैं, प्रदूषण किस प्रकार प्रभाव कर रहा है जीवों पर। इसके अलावा बढ़ता शहरीकरण, हमने जंगलों को काटकर शहरों का निर्माण किया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग हम कृषि में कीटनाशक का यूज़ करते हैं और यही कीटनाशक पर्यावरण में जब घुलता मिलता है, पर्यावरण से क्रिया करता है तो क्या होता है, इससे जीवों को नुकसान होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ शिकार को भी देख सकते हैं। कई राज्यों में शिकार किया जाता है, चाहे वो छुपके से किया जाए, तो इससे भी जैव विविधता का ह्रास होता है। जैसे कि गैंडा होता है, जो उसके जो आगे का सींग रहता है उससे मेडिसिन बनाई जाती है, हाथी दांत से मेडिसिन बनाई जाती है। तो इसकी प्राप्ति के लिए जीवों की दिन बाय दिन हत्याएं की जा रही है चोरी छुपके। क्लियर है। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक कारण भी है, जैसे कि बाढ़ ले लो, भूकंप ले लो। तो ये सारे जो रीज़न हैं ये जैव विविधता को दिन बाय दिन ह्रास पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जैव विविधता जो भारत में जो वैश्विक जैव विविधता का है जो परसेंटेज है वो लगभग 7 से 8% बायोडाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है। किसका? विश्व का वैश्विक बायोडाइवर्सिटी का भारत में लगभग 7 से 8% पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ह्रास के कारणों में विश्व की जैव विविधता दिन बाय दिन कम होती जा रही है। और इसमें जो सर्वाधिक जो फैक्टर जिम्मेदार हैं वो है मानवीय हस्तक्षेप। जो पर्यावरण के कारण जो जैव विविधता में ह्रास होता है, पर्यावरण उसको पूरा कर लेता है, परंतु मानव ने जैव विविधता के ह्रास को तीव्र कर दिया है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता के ह्रास के महत्वपूर्ण जो कारक है वो हमें क्लियर हो गया है। इससे आगे हम देखते हैं जैव विविधता। अब देखो जब इनका ह्रास हो रहा है तो इनको संरक्षण प्रदान भी किया जाना चाहिए। तो जैव विविधता का संरक्षण, अब जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है हमें वो भी देखना है। देखो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो टू वे हैं इसके संरक्षण के। जैव विविधता को 2 आधारों पर हम संरक्षित कर सकते हैं। जो पहला रहेगा इसको बोलते हैं इन सीटू, इसको हिंदी में बोला जाता है स्व स्थाने। और जो दूसरा तरीका रहता है जैव विविधता को संरक्षित करने का, इसको एक्स सीटू बोला जाता है, एक्स सीटू। अब इन सीटू और एक्स सीटू को बाह्य स्थाने बोला जाता है, बाह्य स्थाने। ठीक है, स्व स्थाने और बाह्य स्थाने, इन सीटू और एक्स सीटू। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 विधियां महत्वपूर्ण हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। देखो इन सीटू में इन सीटू के तहत हम जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में, जीवों को उनके नेचुरल हैबिटेट, तो इन सीटू में हम जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करते हैं। आवास में संरक्षण क्या करते हैं? प्रदान। क्लियर है।
सपोज करो यहाँ पर कोई बाघ है, बाघ इस छोटे से एरिया में रह रहा है, ये टेरिटरी है बाघ की। अगर यहाँ पे सपोज करो बाघ को किसी प्रकार की समस्या हो रही है, उसके लुप्त होने का खतरा या मंडरा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पूरे एरिया को, जो इसका नेचुरल हैबिटेट है, इसको एज अ नेशनल पार्क, जैवमंडल अभ्यारण्य के रूप में ट्रीट करने लगेगी, जो भी संरक्षण की विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मानव हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए यहाँ पे तरह तरह के कानून लगा देगी गवर्नमेंट। यानी कि हम इन सिटू के अंतर देख रहे हैं जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करना। तो ये किस विधि का हिस्सा है, ये इन सिटू विधि का हिस्सा है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, उदाहरण के रूप में हम देख लें, जैसे कि आपका फर्स्ट तो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, राष्ट्रीय उद्यान। और ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज कई स्टूडेंट को नहीं समझ में आते कि राष्ट्रीय उद्यान का एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो जैव विविधता में इन सिटू का संरक्षण, इन सिटू के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो है राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाता है जैव मंडल अभ्यारण्य। ठीक है, नेशनल पार्क, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। जैव मंडल अभ्यारण्य को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा कुछ हमने वनों को सुरक्षित करने के लिए कुछ आरक्षित वन डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो इन सिटू में हम जीवों के संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक आवास को ही टारगेट करते हैं। क्लियर है यहाँ पर इन सिटू क्या है, यहाँ पर हमें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम देखते हैं एक्स सिटू। एक्स सिटू के तहत हम देखो क्या करते हैं, जो प्राकृतिक जो निवास रहेगा जीवों का, ठीक है, एक्स सिटू विधि के तहत हम जीवों को उनके प्राकृतिक निवास से हटाकर किसी अन्य स्थान पर संरक्षण प्रदान करते हैं, कंजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एक्स सिटू, इन सिटू में प्राकृतिक आवास में ही इनको संरक्षण प्रदान करते हैं, एक्स सिटू में प्राकृतिक निवास से हटाकर किसी अन्य स्थान पर इसको संरक्षण प्रदान करते हैं। किसको, जिन जीवों पर संकट है, जो लुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि डीएनए बैंक, इसके अलावा सीड बैंक, कुछ बीज बैंक भी होते हैं, बीज बैंक। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है जू, यानी कि चिड़ियाघर। क्लियर है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो हम देख रहे हैं एक्स सिटू विधि के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम और देख लेते हैं, एक को बोला जाता है वनस्पति उद्यान, यानी कि बॉटनिकल गार्डन। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि जैव विविधता का संरक्षण किस तरीकों से किया जाता है। अब आगे आने वाली क्लास में, यहाँ पे हमारा लेक्चर अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसके आने वाली क्लास में हमें मेनली जो फोकस करना है अपने स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें इन चारों टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, जिसके अंतर्गत हम नेशनल पार्क को कवर करेंगे 1 बाय 1। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड रहेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आरक्षित वन को भी हमें यहाँ पर कवर करना है। तो हमारे जो इन सिटू की जो हमारी संरक्षण की जो तकनीक, जो भी हमारी रणनीति है, हमें इस पर विस्तार से चर्चा करनी है, बिकॉज हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन सिटू विधि है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, बाकी आप लोग जुड़े रहिए, जल्दी हम अपनी नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।